हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मीन्स इसके कैरिकुलम क्या है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्यूरेशन से। जैसे कि हम जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स एक 4 साल का कोर्स है। इसमें हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर की ओर मूव ऑन करते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर जो है 2 पैरामीटर पे वेरी करते हैं, या तो आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके फ़ीस प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 50,000 से लेकर के आपके 1.5 लाख तक वेरी करते हैं, और जो आपके प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस होते हैं वो 1.5 लाख से लेकर के 5 से 6 लाख तक जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इस कोर्स के लिए सिंपल से एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो बोर्ड सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो। और इसके बाद आपके 50% 50% मार्क्स उस बोर्ड्स में होने चाहिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कौन कौन से इंट्रेंस एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करने होते हैं इसमें एडमिशन पाने के लिए। इंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो फिर हर एक जो स्टेट होती है वो इसका अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे होते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपने स्तर पे इसके अलग अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाती हैं। जैसे कि कुछ फेमस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बीएचयू खुद का अपना एग्ज़ाम करवाती हैं। सेंट्रल लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है आईसीएआर जिसे हम बोलते हैं। मैं बिहार से हूँ तो बिहार में जो इसकी गवर्निंग बॉडी है बीसीईसी जिसे कहते हैं, वह बिहार लेवल पे इसका एग्ज़ाम्स करवाती है। आगे हम लोग अब जानेंगे करिकुलम क्या है। करिकुलम यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ना होगा, एक ओवरव्यू हम लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले सॉइल के बारे में पढ़ना होगा, लैंड के बारे में पढ़ना होगा, या फिर यूँ कहें सॉइल प्रिपरेशन और लैंड प्रिपरेशन। इसके बाद हमें इसमें इंसेक्ट, पेस्ट और उसके कंट्रोल्स के बारे में पढ़ना होगा। हमें इसमें क्रॉप्स के बारे में पढ़ना होगा कि हम भारत में कौन कौन सी क्रॉप्स की खेती करते हैं। इसमें हमें क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि खरीफ सीजन, रबी सीजन और जैद सीजन। इसके बाद हम लोग इसमें इन क्रॉप्स में कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, उनमें कौन से पेस्ट का उपयोग करा जाता है, और हमें इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होता है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना होता है और अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। और इसमें हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें रहती है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रोटेशन, ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं। इसमें हमें इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करनी होती हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारे जो मशीनरीज़ होते हैं, फार्म मशीनरीज होते हैं, उन सब के और इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे ट्रैक्टर हो गया, आपके रोटावेटर हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। हमें इस कोर्स में वीड और उसको कैसे मैनेज करा जाए। वीड जैसा आप जानते हैं खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारे क्रॉप के साथ उग जाती हैं, उन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। जैसा कि हमने पहले इस वीडियो के पहले चरण में, पहले पार्ट में देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके फ़ी स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उस कोर्स की करिकुलम क्या है। बट हमारा जो मेन मोटो था इस वीडियो का वो यह जानना था कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करने के बाद इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या इस कोर्स में स्कोप है भी या नहीं, क्या हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर है या नहीं, हम ये जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, ये 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहलाती है, इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं आगे लाइफ में। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसको हम कह सकते हैं। तो आइए हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो है हमारी कैंपस प्लेसमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कैंपस प्लेसमेंट सिंपल सी एक ही फैक्टर पे वेरी करती है, एक ही फैक्टर पे लाई करती है, जो ये है कि आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसको आईसीएआर की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और एक्रेडिशन होना चाहिए उसे। और कैंपस प्लेसमेंट जैसा कि हम जानते हैं, कैंपस प्लेसमेंट मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहीं पे या तो आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाए या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। तो वहाँ कंपनीज़ आती हैं बाहर से। कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज़ जो आती है वो है सीड की कंपनीज़ होती हैं, फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, एग्रो केमिकल बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के दिनों में, और दूसरा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं दूसरी के अपॉर्चुनिटी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे हम लोग इंडिया में एवरग्रीन एग्ज़ाम्स बोलते हैं, या वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, या तो वो बायो से हो, या तो वो मैथ्स से हो, या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या फिर वो आर्ट्स से हो। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे लोग अपीयर होते हैं, सारे लोगों की एलिजिबिलिटी इसमें रहती है। तो हम लोग ये जानते हैं
कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू करने के बाद आप कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं या कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे सकते हैं। साथ ही हमारे पहले नंबर पे हम जानते हैं यूपीएससी। ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई साहब अगर हमने बीएससी एग्रीकल्चर करा है तो यूपीएससी आईएएस आईपीएस से इसका क्या ताल्लुकात है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले हम प्रीलिम्स देते हैं, उसके बाद जो हमारा दूसरा एग्जाम होता है मेंस। मेंस में क्या सिस्टम है कि आप अपने चॉइस से मेंस का पेपर दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेंस में एग्रीकल्चर पेपर अगर आप चूज़ करते हो तो आपका जो पूरा पेपर होगा वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। तो घबराए ना, आपको आईएएस आईपीएस के अलावा भी ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। दूसरा एसएससी बैंकिंग डिफेंस, आप इन सब सेक्टरों में भी जा सकते हो। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे बैंकिंग लिखी हुई है, आपको लग रहा होगा एक एग्रीकल्चरिस्ट का बैंकिंग में क्या रोल है। तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि बैंक में एक पोस्ट ऐसी होती है जो कि लोन डिपार्टमेंट्स की होती है, जिसमें जो बैंकर्स होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं किन्हें, किसान को। वो किसान जो खुद की खेती करना चाहते हैं बट उनके पास उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाती है कि वो खुद ही खेती कमर्शियल पर्पज़ के लिए कर पाएँ। तो बैंक उन्हें रेवेन्यू देती है, बैंक उन्हें लोन देती है जो उन्हें एक फिक्स ड्यूरेशन या एक फिक्स टाइम में चुकानी पड़ती है। तो बैंकिंग में लोन डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है एग्रीकल्चरिस्ट की। उसके बाद डिफेंस में भी हमारी पोस्ट होती है। ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि आप डिफेंस में हो आपको पेड़ पौधे देखने को ना मिले, आपको फल सब्जियां खाने को ना मिले, बावर्ची वहाँ भी होते हैं। तो यहाँ से जो हमारे स्पेशल कमेटी एक बैठती है उसमें जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं वो आगे चल के डिफेंस में काम करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे स्टेट जॉब्स पे। स्टेट जॉब्स ऐसी एग्जामिनेशन है जो कि हर एक स्टेट कंडक्ट करवाती है अपने अपने लेवल पे। एग्ज़ाम्स के नाम वेरी कर सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन स्टेट जॉब्स जो मेन है, जो टॉप 5 या फिर टॉप 7 आप बोल सकते हैं, वो यही सब है। सबसे पहला जो है हमारा एडीओ होता है। एडीओ मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो इसकी डेवलपमेंट, इसकी तरक्की के ऊपर काम करते हैं, जो इसे मॉनिटर करते हैं, वो हो गए आपके एडीओ के पोस्ट। एडीओ की एग्ज़ाम्स होती हैं, इसको आप क्वालिफाई करते हो, क्लियर करते हो, फिर आप एडीओ के पोस्ट पे बैठते हो। और ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सिविल सर्विसेज ही हैं, आप देश के लिए ही काम कर रहे हो। उसके बाद अगली जो होती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कि आप किसानों से गुफ्तगू करते हो, किसानों से वार्तालाप करते हो और किसानों को ये बताते हो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको मॉरल्स बताते हो, उनको उनके वैल्यूज़ बताते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। उसके बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसे हम लोग RFO भी कहते हैं। तो देख लीजिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपने में इंटरलिंक्ड हैं। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, आप सोच रहे होंगे ये तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री भी करके दे सकते थे, बट इसमें फ़ायदा ये होता है अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करा है तो फिर आप डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो और आपको कुछ कंपनसेशन मिल जाती है। अगर आपने एनसीसी अपने बीएससी एग्रीकल्चर वाले दिनों में, उन 4 सालों में अगर आपने एनसीसी करी होगी तो आपको 10% छूट, जिसे हम लोग रिजर्वेशन भी कह सकते हैं, वो मिल जाती है। तो ये कुछ प्रोज़ हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ एडवांटेजेस हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये भी एक पोस्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कभी आईएएस आईपीएस जो होते हैं या फिर जो भी हमारे जो मोन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल वगैरह हुए, राजभवन वगैरह हुए, जो हमारे इम्पेरियल पैलेसेस हैं, उन सब के बाहर आप देखते होंगे बहुत सुंदर तरीके से गार्डन रहते हैं। तो गार्डन में आपने कभी सोचा है, वो भी तो पेड़ पौधे ही रहते हैं बट उन्हें अलग अलग शेप दे दिया जाता है, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। कहीं आपने देखा होगा सुंदर से जिराफ का, उसे आकर्षित करने के लिए एक जिराफ का आकार दे दिया गया, हाथी का आकार दे दिया गया। तो वो ट्रेनिंग प्रूनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं। आप अगर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हैं तो आप उस पोस्ट को गवर्न करोगे, आपके अंडर सारी चीज़ें आएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीज़ें होंगी उस लेवल पे, तो आप डायरेक्टली उसको गवर्न करोगे। उसके बाद हमारी जो अगली आती है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। केन, यहाँ पे केन शब्द ये जो है इसका तात्पर्य आपके शुगर केन से है। शुगर केन जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, ईख भी कहते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज में इसे हम कितारी कहते हैं। केन जो होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके जो रस होते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। बेसिकली हम लोग छठ पूजा में इसका कंजम्पशन करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके बाद अगली जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर। असिस्टेंट कंजर्वेटर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको कंजर्व करना है अपनी फ्लोरा को, अपनी फौना को। फ्लोरा से मेरा तात्पर्य है प्लांट्स और सीडलिंग्स वगैरह और सब चीज़ें।
उसके बाद अगले हम आते हैं एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम्स। एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम्स ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि हर साल होते हैं। आप एक बार अगर वर्ड्स पे गौर करिएगा, एक्सक्लूसिव, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, वैसा ही एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम्स ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाती हैं। आप अटैम्प्ट दीजिए जब तक आपकी एज लिमिट है और आप इनमें बैठ सकते हैं। पहला है IBPS SO। IBPS सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, IBPS बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। SO मतलब सीनियर ऑफिसर। ये पोस्ट जो है ये बैंक में होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। लोन वाले डिपार्टमेंट के एक बंदे होते हैं जो इस पोस्ट को ऑप्ट करते हैं। उसके बाद FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, मीन्स फूड कॉरपोरेशन। इसमें बेसिकली बफर स्टॉक होते हैं, स्टॉक और स्टोरेज। जैसा कि पिछले 3-4 साल पहले आपने देखा होगा ओनियन, जिसे हम प्याज कहते हैं, प्याज की दाम अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम हो गया था और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो गया था। वैसे आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी आलू के दाम में इंक्रीज़मेंट होते हैं, कभी डिक्रीज़मेंट होते हैं। तो FCI में जो भी लोग काम करते हैं उनका वही रहता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में और जो ऊपर लेवल पे रहते हैं उनके स्टेट में कभी स्टोरेज की कमी ना आए। AIC IFCO इफ़को जो एग्ज़ाम है ये बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम है। इसमें हम लोग फर्टिलाइज़र बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्टिलाइज़र का अगर जिक्र करें तो ऐसा सही नहीं लगेगा अगर हम यूरिया का जिक्र करें ना, तो जैसा कि हम जानते हैं NPK बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। उसके बाद हम लोग NSCI का भी एग्ज़ाम्स होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली क्वालिफाई करके इस पोस्ट को एक्वायर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर जो होते हैं उसमें कुछ मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि हमारे फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम। जैसा हम जान रहे हैं फील्ड ऑफिसर, इस वर्ड को ही अगर हम तोड़ दें तो हमें फील्ड की मॉनिटरिंग करनी होती है। फील्ड में क्या सॉयल हमारी कैसी है, नहीं है, वो सब देखना होता है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, रूरल और अर्बन एरियाज़ दो तरह के एरियाज़ होते हैं। वहाँ पे जो ऑफिसर जाते हैं वो ये मॉनिटर करते हैं अगर गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे बैठ रही है, कोई कंपनीज़ आ रही है वहाँ पे, तो क्या वह सॉइल उनके लिए सही है, नहीं है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर ऑफिसर, जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं, यह पूरी तरह से इनके हाथ में पूरी पावर होती है एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्न करने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं जर्नलिज़म। आप सोच रहे होंगे जर्नलिज़म, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद जर्नलिज़म, ये कौन सी बात हुई? बट जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप न्यूज़ देखते होगे, उसमें एक कॉलम होता है कृषि वाला। आप देखते होगे जैसे मीना बाज़ार लगता है, मीना बाज़ार जैसे जिसमें हम लोग फल सब्जी के कुछ अगर अद्भुत तरीके से उसे उगाया जाता है तो वो सब हम देखते हैं। जर्नलिज़म वाला जो पोर्शन है इसमें क्या होता है ना कि आपका जो रिपोर्टर रहता है वो एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान क्षेत्र जो भी रहते हैं वहाँ वो जाते हैं, वहाँ से न्यूज़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद MSc, BSc के बाद एक जो सेफ जोन होता है, BSc के बाद आप MSc एग्रीकल्चर करिए, उसके बाद आप PhD करिए। अगर आप PhD तक करते हैं तो आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। पहला जो कि है रिसर्चर, आप किसी एक क्रॉप को पकड़िए, उस पर आप रिसर्च पेपर तैयार करिए और रिसर्चर बन जाइए, या फिर आप प्रोफेसर बन सकते हो। जाहिर सी बात है आप PhD अगर कर रहे हो, तो आपके पास नॉलेज का अंबार होगा और आप उस नॉलेज को अपने शिष्यों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ साझा करिएगा, तो हमारे देश का भी भला होगा, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद एक और जो ऑप्शन है साइंटिस्ट। हम जैसा कि हम जानते हैं MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जिन्हें फादर माना जाता है भारत में, MS स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी PhD तक की पढ़ाई करी। उसके बाद एक और जो अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, BSc एग्रीकल्चर में परस्यू कर रहा हूँ एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हूँ कहीं ना कहीं। अब आप सोचोगे एंटरप्रेन्योर इसमें एग्रीकल्चर में कैसे? यहाँ पे आप कुछ नाम देख रहे हुए, डेयरी फार्मिंग, डेयरी मुर्गा फार्म्स, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम कल्टीवेशन और कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे मीट, एग्स, अंडा जिसे हम कहते हैं, और फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, मिठाई, इन सब का काफ़ी ज़्यादा खपत है।
अगर आप डेयरी वाले बिजनेस में जाते हो, अगर आप लार्ज स्केल पे से करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल है। अगर आप मुर्गा फार्म जाते हो, सबसे पहले तो आपको चिकन मिल जाएंगे, उसके बाद आपको एग मिल जाएगा जो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए सेल कर सकते हो मार्केट में, या फिर इसे कहीं दूसरी जगह भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं अर्थवर्म, जिसे हम हिंदी में केचुली कहते हैं, केंचुआ कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन से हम FIM बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह में इसका यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देता है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ ना करके खाद्य पदार्थ का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे खुद के फार्म यार्ड में बने हुए होते हैं। उसके बाद मशरूम कल्टीवेशन, जैसा कि आए दिन आप देख रहे होंगे, मशरूम कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, मशरूम की खेती कर रहे हैं लोग। मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, बेसिकली ये 3 फेमस मशरूम्स हैं। मशरूम्स जैसा कि आप जानते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है वो इक्विवेलेंट है आपके नॉनवेज के ही। जो लोग शाकाहारी हैं वो मशरूम को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर आप मशरूम कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग जो है, कॉमर्शियल फार्मिंग आप सिंपल ये जानिए, किसी भी चीज़ को अगर हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को साइड रखते हुए, मीन्स जितना हमारा अपना यूज़ है फैमिली के लिए, कंजम्पशन के लिए, उस यूज़ को फुलफ़िल करने के बाद अगर हम बड़े स्केल पे किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, फार्मिंग को कर रहे हैं, तो उसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। एक और ऑप्शन छूट गया जिसको कहते हैं MBA। अब आप सोच रहे होंगे MBA और BSc एग्रीकल्चर का क्या लेन देन है, क्या तात्पर्य, इनमें कैसा रिलेशन है। यहाँ पे देखिए मैंने साफ साफ लिखा है MBA इन एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करते हो। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारी 70% आबादी, 70% आबादी कृषि पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। तो आप यहाँ पे एग्री बिजनेस की अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर आप एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंपनीज़ होती है उसमें आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। और ये कुछ मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 50 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप BSc एग्रीकल्चर परस्यू करने के बाद कर सकते हो। और मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, BSc एग्रीकल्चर एक ऐसा स्कोप, इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अभी के टाइम पे। गवर्नमेंट भी इस कोर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है।